देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ जुड़े तमाम मेरे दर्शकों का, अपने साथ जुड़ने वाले पैनलिस्ट का और अपने साथ पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं ये इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही तय करते हैं कि वो किस विषय पर बहस देखने चाहते हैं और दर्शक ही अपने वोटों के आधार पर बहस का विषय तय करते हैं। साथ ही साथ अपने घरों से सीधे जुड़कर पब्लिक के मंच के जरिए बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, उसे धार और रफ्तार देते हैं। आज आपने बहस का कौन सा मुद्दा चुना है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। आज का मुद्दा लाजमी सी बात है, कृषि कानून को लेकर है, क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर वही है। एक तरफ लखनऊ में किसान पंचायत होती है और दूसरी तरफ कृषि कानून वापस होने के बाद भी क्यों डटे हैं किसान, ये सवाल अभी देश के सामने है। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को घोषणा करी थी और कहा था कि हम कुछ किसान भाइयों को नहीं समझा पाए, इसलिए 3 कानून हम वापस ले रहे हैं। लेकिन आगे बातचीत की प्रक्रिया चलेगी। किसान लोग कह रहे थे कि कानून वापस लो, हम घर चले जाएंगे, लेकिन अब उन्होंने 6 नई मांगे रख दी है। आज किसान महापंचायत लखनऊ में करके राकेश टिकैत ने एक बार फिर जताने की कोशिश की, संयुक्त मोर्चा ने एक बार फिर जताने की कोशिश की कि वो एक हद तक भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि लखनऊ में यही संकेत देने की कोशिश उन्होंने महापंचायत के जरिए की है। अब सवाल यह है कि क्या किसान आंदोलन राजनीतिक हो गया है? सवाल यहां पर यह भी है कि क्या अब किसान जिद पर अड़े हैं? सवाल यह भी है कि क्या किसानों को प्रधानमंत्री ने जो बड़ा दिल दिखाया उसकी बात मानते हुए, खुद का बड़ा दिल दिखाते हुए अब अपने आंदोलन को खत्म नहीं कर देना चाहिए? इसी पर बहस होगी, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं अभी तक का अपडेट। तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने किसानों की भावनाओं का ख्याल रखकर तीनों कृषि कानूनों को वापस तो लिया, लेकिन लखनऊ में दिन भर चलो लखनऊ के नारों से साफ हो गया कि आंदोलनकारी किसान अभी डटे रहेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने नए सिरे से एमएसपी समेत कई मुद्दों पर आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। आप अपनी ही बनाई हुई एमएसपी की कमेटी को जो प्रस्ताव है उसको आप लागू करते हो या नहीं करते हो? हमारे मसले 3 नहीं हैं, जो 17 कानून और पार्लियामेंट में आ रहे हैं वो भी हमारे मसले हैं। आंदोलनकारी किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर 6 मांगे रख दी हैं, जिसके बाद से राजनीति फिर गरमाई हुई है। सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे तभी किसानों का भला हो सकता है। 6 मांगे हैं प्रमुख, वो नहीं मान ली जाती तब तक हम देख रहे हैं कि ये किसान आंदोलन पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में और बड़ा होने जा रहा है। फिर से ऐसा कानून ले आ सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। दोनों तरीके से आप नहीं जीत पाओगे। जनता बहुत होशियार है, जनता जनार्दन है, जनता देख रही है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी के आगामी चुनाव को रोचक बताया है। 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव यह स्वाभाविक रूप से देश और दुनिया के आकर्षण का एक केंद्र बिंदु बन रहा है। याद रखना, चुनाव बड़ा रोचक होगा। दरअसल 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। जानकार मानते हैं कि कृषि कानून वापस लेने का असर उत्तर प्रदेश के सियासत पर पड़ सकता है। अब नई मांगे जोड़कर इस आंदोलन को बिना किसी वजह के खींचने की कोशिश की जा रही है, जिसका एक उदाहरण आज लखनऊ के प्रदर्शन में देखने को मिला। देश की बहस में चर्चा है कि आंदोलन कर रहे किसान आखिर कब तक आंदोलन जारी रखेंगे, या आंदोलन के बीच राजनीति भी घुस गई है। तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल क्या है, यह हम आपको बता देते हैं। क्या कृषि कानून रद्द होने के बाद आंदोलन जारी रखना सही है? आप हाँ या ना में इस पर अपनी राय दे सकते हैं। आपको पता है वोटिंग किस तरह से करना है। अगर कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें। सीधे इंट्रोड्यूस करता हूं मैं अपने पैनल को, और साथ ही साथ मैं पब्लिक के मंच को भी इंट्रोड्यूस करूंगा और सीधे
पब्लिक से यह सवाल होना चाहिए कि क्या कानून वापस लेने के बाद किसानों को उठ जाना चाहिए या नहीं, धरना खत्म कर देना चाहिए या नहीं। पब्लिक के मंच में मेरे साथ गणेश दत्त शर्मा सहारनपुर से जुड़ेंगे, गौरव शर्मा गाजियाबाद से जुड़ेंगे, नोएल विक्टर लखनऊ से जुड़ेंगे और लोकेश कुमार दिल्ली से जुड़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं गौरव के पास, लेकिन उससे पहले मैं अपने बड़े पैनल को आपके सामने इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ पत्रकार मित्र आशुतोष मौजूद हैं, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली जी मौजूद हैं, मेरे साथ विभाकर शास्त्री जी मौजूद हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के और पॉलिटिकल एडवाइजर हैं श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के। मेरे साथ थोड़ी देर में कृष्णवीर चौधरी जी जुड़ेंगे जो प्रेसिडेंट है भारतीय कृषक समाज के, और साथ ही साथ मेरे साथ जगतार सिंह बाजवा साहब भी जुड़ गए हैं जो स्पोक्स पर्सन है संयुक्त किसान मोर्चा के। लेकिन सबसे पहले गौरव शर्मा गाजियाबाद से। गौरव, क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद किसान आंदोलन को समाप्त हो जाना चाहिए? जी जी बिल्कुल, किसान आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए, या अब तो ये एक तरह की बोलिए गौरव जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, टीवी को मत देखिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, अब जो है किसान आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए, सड़क खाली कर देनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी पार्टी है और किसानों के हित में ही वो काम करती रही है। ठीक है, सीधे चलता हूं जगतार सिंह बाजवा साहब के पास। जगतार सिंह बाजवा, आम लोग कह रहे हैं कि अब आपको धरने से उठ जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री ने एक आपकी सबसे बड़ी मांग मान ली, आपने उसके बाद गोल पोस्ट बदल दिया, आपने कहा ये 6 मांगे भी साथ में होंगी, ऐसा क्यों? एक तो मैं बड़ी ईमानदारी से दीपक जी आपसे कहना चाहता हूं कि एक जो परसेप्शन मीडिया जो है ना, किसान क्या कहते हैं और आप क्या पेश करते हैं, ये इस पे हमें आपत्ति है। किसानों ने कोई मांग एक्स्ट्रा नहीं जोड़ी है। एमएसपी की गारंटी का विषय जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो तीनों कानून वापस हों और एमएसपी की गारंटी का कानून बने, ये तय था ना। इसमें तो कोई दूसरी मांग की बात नहीं है। अब इसमें मांग कौन सी जुड़ी कि जो आपके आंदोलन के दौरान 700 से 800 किसान शहीद हो गए, उन पर प्रधानमंत्री जी क्या बोले? जो 50 से 60 हजार मुकदमे दर्ज हो गए पूरे देश भर में, उन पर प्रधानमंत्री जी क्या बोले? जो हमारे 4 किसान और एक पत्रकार साथी लखीमपुर खीरी में रौंद कर मार दिया गया भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे द्वारा और मंत्री की उपस्थिति में, वो आज मंत्रिमंडल में है और वो जांच चल रही है, क्या उसे बर्खास्त नहीं होना चाहिए? तो क्या ये नहीं मांगे हैं? क्या ये तो वही मांगे हैं कि जो आपने इतने दिन हमारे आंदोलन को खींचा, उसमें ये किसान बेचारे कहाँ जाएंगे? क्या हम इसकी बात ना करें? क्या मुकदमे वापस नहीं होने चाहिए? अगर कृषि कानून वापस हुए हैं तो उसका स्वागत किया है प्रधानमंत्री का संयुक्त मोर्चा ने और चिट्ठी लिखी है। आप कह रहे हो बड़ा मन कर, इससे ज्यादा बड़ा मन क्या हो सकता है भाई? पत्र लिखा है कि प्रधानमंत्री जी हम आपका स्वागत करते हैं आपके इस निर्णय जगतार सिंह साहब, मैं मानता हूँ कि आप इन तमाम मांगों को उठाते रहे हैं, लेकिन जब आपकी सबसे बड़ी मांग मान ली गई है तो आने वाली बातें तो बातचीत के जरिए हो सकती है। एमएसपी पर कमेटी वाली बात हो चुकी है, तो ऐसे में बड़ा दिल आप क्यों नहीं दिखाते? तो हमने तो दिखाया, तो बातचीत की तो बात कर रहे हैं। आप कल कहिए ना, कल बुलवा लें, कल बातचीत करके बता दें कि एमएसपी ऐसे निर्धारित होगी या इतने दिनों में होगी या एक कमेटी बनेगी और कमेटी ये करेगी, बताएं ना। अब कोई बताए तो सही। मतलब प्रधानमंत्री ने माइक पे आके कह दिया कि साहब हमने 3 कानून वापस ले लिए और जो किसान है वो बॉर्डर से भागना शुरू हो जाए घर को। ये क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है देश के प्रधानमंत्री की कि आज जब किसानों को जाना चाहिए था वापस, मान लो आज वो बॉर्डर पर आ रहे हैं और आकर के ये पूछते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा है यार ये कर भी देंगे। ये प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता है ना कि जब संसद में कह सकते हैं कि एमएसपी मैंने कहा है और नहीं करेंगे तो उनकी विश्वसनीयता खराब होगी ना, आपकी थोड़ी ना होगी। लेकिन नलिन कोहली उन्होंने बताया कि किन हालात पे अगर आप बातचीत के टेबल पर आ जाते हैं तो हो सकता है वो आंदोलन वापस ले ले। कब आएगी सरकार बातचीत के टेबल पर? हम तो कह रहे हैं तो पहले बातचीत करने में मगर का तो मैं जवाब दे नहीं सकता दीपक जी, इसमें कोई परेशानी है बातचीत करने में। लेकिन जिस बात को देखना जरूरी है कि प्रधानमंत्री जी ने बड़े एक शुभ पर्व पर। बाजवा साहब, अब बीजेपी से नलिन जी की बात सुन लेते हैं। बाजवा साहब, आपकी बात हो गई, नलिन जी की बात सुन लेते हैं, फिर विभाकर जी और आशुतोष के पास जाएंगे। जी दीपक जी,
तो मैंने कहा प्रधानमंत्री जी ने बड़े एक शुभ पर्व पर गुरु पूरब के पर्व पर एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दिया। आपने खुद कहा बड़ा दिल दिखाया। उन्होंने वो तो यहाँ तक भी गए कहने के लिए कि मैं देशवासियों से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि कृषि को लेके ऐसा थोड़ी ना है कि मोदी जी की सरकार ने पिछले 7-8 सालों में कदम नहीं उठाए। आप ही बताइए कि यहाँ पर एमएसपी की रिकॉर्ड खरीद हो रही है, 3 बार दाम बढ़ाए गए एमएसपी के लिए ताकि फ़ायदा मिले। किसानों के सम्मान के लिए 2,000 रुपये हर प्रति 3-4 महीने में एक बार जाते हैं। 12-13 करोड़ किसान के बैंक अकाउंटों में जाते हैं डायरेक्टली। मतलब सब्सिडीज़ रखी जा रही हैं, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे हैं, क्रॉप के ऊपर में इम्प्रूवमेंट कैसे हो, ज़ीरो क्रॉपिंग हो, मतलब बजट क्रॉपिंग, ये सब पे चिंता होती जा रही है लगातार। तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी की और मोदी जी की सरकार काम नहीं कर रही है किसानों के लिए। उस दिन उन्होंने ये कहा और उन्होंने एक अपील भी कही, भाई इस शुभ दिन पर सब लोग अब वापस घर जाए, परिवार के साथ रहें। और एक समिति का गठन तो उन्होंने अनाउंस कर ही दिया, जो बाकी विषयों पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, हल निकालेंगे। क्योंकि ऐसा तो कि कृषि और हमारे किसान भाइयों के लिए जो करना है उचित चीज़ सरकार करेगी ही। अब बाकी जो आपके सवाल हैं उसका जवाब तो संयुक्त मोर्चा या उनके नेताओं को ही देना पड़ेगा कि क्यों नहीं हट रहे या क्या नहीं हटते। इसके लिए भाजपा का तो प्रवक्ता बोलेगा नहीं। और जो राजनीतिक दल है जैसे कांग्रेस पार्टी और अन्य दल, उनका राजनीतिकरण किसी भी चीज़ का करना स्वाभाविक है, क्योंकि 50 साल में उन्होंने चिंता तो की नहीं। गरीबी हटाओ का नारा दिया लेकिन गरीबी हटाई तो नहीं। बैंक राष्ट्रीयकरण का नारा दिया ताकि गरीबों के बैंक अकाउंट बने, तो वो तो गरीबों के अकाउंट बने नहीं। एक प्रधानमंत्री जनधन योजना में 45 करोड़ अकाउंट कैसे बन गए फिर 2 साल के अंदर, गरीबों से गरीब लोगों के लिए। तो ये कथनी करनी का गैप जो है, ये तो राजनीतिक दल अपने जवाब दे। बाकी भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही और हमारी सरकार हमेशा ही किसान और अपने कृषि के लिए लगे हुए हैं। ठीक है आशुतोष, आपको क्या लगता है, उठ जाना चाहिए किसानों को? नहीं दीपक, मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में जो एक गलती जो प्रधानमंत्री जी से हुई या सरकार की तरफ से हुई, उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। वो गलती क्या हुई? गलती इस बात को होती है, अगर प्रधानमंत्री जी ने तय कर लिया था कि उन्हें तीनों कानून को वापस लेना है, तो किसानों को बुलाने के बाद उनसे बातचीत करते और बातचीत करके ये मोडेलिटीज तय होती कि हम आपकी इन मांगों को मान रहे हैं और अब आप बताइए आप हमें क्या इसके बदले में दे सकते हैं। लेकिन ये जो ये बहुत ही टाइम एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, जब भी कहीं आंदोलन होता है, जब भी किसी तरीके का मूवमेंट चलता है, तो सरकारें इसी तरीके से बात करती, या तो बैक चैनल डिप्लोमेसी होती है, पीछे के दरवाजे से बातचीत होती है, या फिर आमने सामने बातचीत होती है। लेकिन इस बार बिल्कुल नए तरीके की चीज सामने है। प्रधानमंत्री ने खड़े होकर कह दिया कि हम तीनों कानून को वापस ले रहे हैं। तो अगर उसके बाद अगर किसान वापस नहीं जा रहे हैं तो यह सरकार के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग है। और एम्बैरेसिंग सिर्फ इसलिए है क्योंकि तीनों कानूनों को सरकार वापस भी ले रही है, लेकिन उसने किसानों से किसी तरीके का कोई प्रॉमिस लिया ही नहीं, कोई वायदा ही नहीं लिया कि आप हमें इसके बदले में क्या देंगे। तो ये एक फंडामेंटल फ्लॉ है। अब आप अगर देखिए अन्ना के आंदोलन की बात अगर आप देखिए, तो जब जंतर मंतर पर अन्ना के आंदोलन में बैठे तीसरे दिन से सरकार उनके बीच बातचीत हुई और उसके बाद यह तय हुआ कि कमेटी बनेगी जो लोकपाल के बारे में चर्चा करेगी। वो अन्ना हजारे उठ गए। उसके बाद रामलीला मैदान पर बैठे। रामलीला मैदान में भी बैठने के बाद सरकार और उनके बीच बातचीत हुई और फिर यह तय हुआ कि लोकपाल बिल हम लाएंगे, किस तरीके से लाएंगे और आप कब अपना अनशन खत्म करने वाले हैं। तो यहां ऐसी कोई बातचीत हुई नहीं। तो जब ऐसी बातचीत हुई नहीं, ये साफ दर्शाता है कि या तो प्रधानमंत्री जी को लोगों ने गलत सलाह दी है या फिर उनसे गलत कदम उठाया है। अन्यथा क्या सरकार के लिए एम्बैरेसिंग है नलिन भाई? वापस तक देखिए, किसी भी काम को आप बड़े दिल से और सच्ची मंशा से करें, अच्छी नीति से करें, अच्छी सोच से करें, तो एम्बैरेसिंग कैसा? क्या सत्य के साथ खड़ा होना कभी एम्बैरेसिंग होता है? सत्य तो सत्य होता है, उसमें ना कोई एम्बैरेसमेंट की बात होती है, ना कोई फायदे या नुकसान की बात होती है। सत्य सत्य है। और गुरु पूरब के दिन अगर प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा कर रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं कि आप घर लौटिए, तो इसमें एम्बैरेसिंग कौन सी बात है? तो जिनको राजनीतिकरण करना है वो करेंगे। आशुतोष जी का भी अधिकार है उसे एक तरीके से देखें, क्योंकि उन्होंने दोनों पहलू देखे हैं जिंदगी के, जर्नलिस्ट के पहलू में आपके एक सहयोगी के रूप में और राजनीतिक पहलू अन्ना मूवमेंट के बाद अरविंद केजरीवाल जी के साथ जुड़ के।
तो उन्होंने वो पहलू देखा, तो उनका देखने का नज़रिया भी अपना, उनका स्वागत है, वो अपना उस रूप से देखे। पर मैं इसको एम्बैरेसिंग रूप से नहीं देखता, क्योंकि जो कदम प्रधानमंत्री जी ने उठाया, देशवासियों को, आप देशवासियों को ले लेते हैं कॉन्फिडेंस में और आप कहते हैं नहीं नहीं, देशवासियों को आप बता रहे हैं, उनसे क्षमा मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने इतने काम किए, सब बता के मैंने ये निर्णय लिया है, देश हित में लिया है, एक अच्छे पर्व पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके लिए नहीं, अब आपको कुछ एक छोटे वर्ग से भी बात करना चाहिए था, या हो सकता है पत्रकारों को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। ऐसे सुझाव अलग अलग लोग दे सकते हैं, लेकिन देश को संबोधित करने से बड़ा क्या हो सकता है। ठीक है, मैं सीधे विभाकर शास्त्री जी के पास चलता हूं। इस बीच कृष्णबीर चौधरी जी जो प्रेसिडेंट है भारतीय कृषक समाज के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विभाकर जी, जो बीजेपी के लोग हैं वो अब ये दबे खाने आरोप लगा रहे हैं कि भाई चाबी तो ये पॉलिटिकल पार्टीज ही भर रही हैं इन किसानों को, इसीलिए आज लखनऊ में महापंचायत हुई। भले से आपकी एंट्री ना हो, लेकिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आपने उनको समर्थन दिया है, और ये चाबी बीजेपी की खिलाफत की कांग्रेस समेत बाकी पॉलिटिकल पार्टियां भर रही हैं किसानों में। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगाते हैं, दबी जबान से, खुली जबान, दोनों से। दीपक जी, मैं ये चाहूंगा कि जितना समय आपने सब लोगों को दिया है उतना समय मुझे बोलने का देंगे। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले जय जवान जय किसान कहना चाहता हूं। देश तभी जीतता है जब जवान जीतता है, और देश तभी जीतता है जब किसान जीतता है। आज की तारीख में पिछले 1.5 साल से किसान, हमारे देश का किसान हार रहा था। प्रधानमंत्री की जिद के कारण हमारा किसान हार रहा था। प्रधानमंत्री जी जिद पे अड़े हुए थे कि हम कानून हमने ठीक बनाए, हमने ठीक बनाए। 1.5 साल बाद ऐसा क्या हुआ जो प्रधानमंत्री जी को लगा कि कृषि कानून गलत? ये बातें पहले भी हो सकती थी। 800 किसान हमारे मारे गए, तब प्रधानमंत्री जी को चिंता नहीं हुई? तब गुरुपुरब नहीं, नलिन जी बैठे हैं, गुरुपुरब करे जा रहे हैं। गुरुपुरब पिछले साल भी आया था नलिन जी, तब क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी आए माफी मांगने देश के सामने? तब क्या हुआ प्रधानमंत्री जी को? इसी तरीके से साथ जो आज किसान, हमारे किसान भाई जो मांग रहे हैं, जो उन्होंने कहा है कि हम अपने धरने को खत्म नहीं करेंगे, क्या गलत मांग रहे हैं? लखीमपुर खेरी का वीडियो सबके सामने वायरल हुआ है। लखीमपुर खेरी में जिस तरीके से टेनी मंत्री जी के लड़के ने किसानों के ऊपर से गाड़ी कुचली है, क्या वो छुपी हुई बात है? उसमें क्या क्या अनर्थ ये लोग मांग रहे हैं? एमएसपी की बात थी, एमएसपी पहले से ये लोग किसान मांग रहे हैं। तो जब तक किसान नहीं जीतेगा तब तक देश नहीं जीत सकता। ये प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए, और ये हमारे मित्र हैं नलिन कोहली जी, इनको भी समझना चाहिए। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिकरण कर देती है हर बात पे। हम लोग किसी बात की राजनीतिकरण नहीं करते, और मैं उस परिवार से आता हूँ नलिन जी, आप जानते हैं, जिन्होंने ये जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और किसानों को किस तरीके से इज्जत दी जाए और जवानों को किस तरीके से इज्जत दी जाए, इस देश में आज उसी नारे की आज फिर से चर्चा हो रही है, 40 साल बाद भी, 50 साल बाद। ठीक है, तो ये सब कहना कि प्रधानमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी ने माफी मांग ली, प्रधानमंत्री, अरे कोई एहसान नहीं कर रहा प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी कोई एहसान नहीं कर रहे कि किसानों के सामने आके माफी मांग रहे हैं। ये उनका फर्ज है। वो आते हैं एक दिन टीवी पे, कहते हैं हमने नोटबंदी कर दी, फिर आते हैं कहते हैं कि हमने ये कानून लगा दिया। अरे भाई साहब, आप प्रधानमंत्री हैं देश के, 130 करोड़ जनता आपके साथ है, उनके साथ आप संवाद करिए। राजनीति में, जिंदगी में संवाद ही सबसे बड़ी चीज है। अगर संवाद ही नहीं है, आप एक दिन पार्लियामेंट में टीवी में आके कह देंगे मैंने माफी मांग ली, और ये संवाद होता है? संवाद होता है आप किसान मंच के साथ चर्चा करते, किसान एसोसिएशन के साथ चर्चा करते, ऑपोजिशन पार्लियामेंट में है, ऑपोजिशन के साथ चर्चा करते, तब तो आपका संवाद माना जाता। ये संवाद कोई नहीं। नलिन जी, आई एम सॉरी, आप हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन बड़ा ठीक है नलिन भाई, बताइए क्या प्रधानमंत्री ने जो कुछ किया, ये तो उनका फर्ज था, कर दिया उन्होंने, कोई बड़ी बात नहीं है। ये विभाकर जी का कहना है। नहीं, विभाकर जी का पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का, और जैसे उन्होंने कहा हमारे मित्र भी हैं, लेकिन विभाकर जी को याद दिलाना भी तो पड़ेगा कि गुरुपुरब के दिन 2021 में प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने संबोधित करते हुए ये बड़ा निर्णय किया, और गुरुपुरब के दिन 1984 में अर्जुन देव जी के गुरुपुरब के दिन वहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार कांग्रेस पार्टी ने किया। ये हमारे सहयोगी आरपी सिंह ने आज हमें इस बात को बताई,
और मुझे लगा ये महत्वपूर्ण बात है कि 2 गुरु पूरब के दिन थे, एक अर्जुन देव जी के, एक गुरु नानक देव जी की, दोनों में कितना अंतर है। एक पार्टी की सोच कांग्रेस और दूसरी भारतीय जनता पार्टी की सोच। दूसरी बात उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कौन सी बड़ी बात कर दी, बातचीत करना चाहिए था। आज कांग्रेस के अंदर में एक G23 दल है, उनका कहना ही यही है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, नेहरू गांधी परिवार का, वो बातचीत कर ही नहीं रहा, नेतृत्व से घबराए हुए हैं। तो अपनों से तो घर के अंदर में बात करने को तैयार नहीं है और ज्ञान कांग्रेस पार्टी दूसरों को देना चाहती है कि सबसे करिए, इनसे करिए बात। भाई आप अपने यहाँ पहले एक डेमोक्रेटिक सिस्टम ले आइए। दीपक जी, उस पर तो 2 साल से एक ड्रामा चल रहा है। एक सेकंड नलिन जी को टोकना चाहता हूं, ये रहेंगे नहीं रहेंगे, उनका ठीक है। तो इसीलिए कहने की बात है। तीसरे, 1 मिनट विभाकर जी, मैं खत्म कर दूं, बड़े ध्यान से सुना आपको मैंने। नहीं, मैं भी सीरियस डिबेट कर रहा हूं। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं देश के सामने आपने कुछ विपरीत तर्क रख रहा हूं, है ना। तीसरी बात, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये 2 बातें हुई। तीसरी बात आपने कहा, बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत बड़े नेता थे और उनका सम्मान पूरा देश करता है, आप हम सब करते हैं, उस परिवार का सम्मान करता है। लेकिन इतना भी याद रखिए कि नेहरू गांधी परिवार के बाहर निकले प्रधानमंत्रियों को कितना याद किया, ये तो अब जाकर याद किए जा रहे हैं। PV नरसिम्हा राव जी को बुलाने का एक पूरा प्रयास किया गया। तो देश के जितने प्रधानमंत्री हैं उनको नमन करते। खुद मोदी जी ने पहले 2014 में नमन करते हुए सबको कहा, जो मैं मेरे से पहले प्रधानमंत्री जी किए हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का तो बहुत धन्यवाद हम सब करते हैं, पूरा देश करता है। ठीक है, विभाकर शास्त्री जी बताइए। वो कह रहे हैं कि आप अपने घर के झगड़े तो सुलझा लीजिए, G23 से बातचीत कर लीजिए, उसके बाद सजेशन दीजिएगा कि प्रधानमंत्री को किसानों से किस तरह का संवाद करना चाहिए। दीपक जी, मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, नलिन जी को मैं बहुत हाई स्टीम में मानता था भाजपा के प्रवक्ता के रूप में, लेकिन आज मुझे बड़ा अफसोस है कि इतना सीरियस डिबेट हो रहा है और आप चर्चा कर रहे हैं G23 की। आप चर्चा, नलिन जी, मैं उम्मीद करता था आप कोई सीरियस डिबेट करेंगे। ये तो बहुत तुच्छ बात आपने कर दी। आपने कह दिया नेहरू गांधी परिवार, अरे परिवार, G23, ये सब डिबेट तो हम लोग कहीं पे भी कर सकते हैं। आज किसानों के अन्नदाता का डिबेट है नलिन जी, आज किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है इस देश में, उस चीज पे डिबेट करिए। हम लोग क्या डिबेट कर देते हैं, हम लोग चले जाते हैं परिवार, नेहरू गांधी, हम लोग चले जाते हैं G23। आपकी पार्टी में क्या हो रहा है मैं भी आज चर्चा कर सकता हूं, लेकिन मैं तो नहीं कर रहा हूं चर्चा। आज हम लोग किसान की बात पे चर्चा कर रहे हैं, किसानों का मुद्दा है। और दीपक भाई, आप तो बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं कि आप नलिन जी को टोकेंगे जब ये चर्चा करेंगे G23 पे या नेहरू गांधी परिवार। आपको टोक रहा हूं ना उनको टोक रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों बड़े ही डिग्निफाइड जेंटलमैन हैं, उनके साथ एक स्तर की बहस होनी चाहिए। वो अपनी बात रखने को स्वतंत्र है, आप अपनी बात रखने को स्वतंत्र है। नलिन केवली जी, 20 सेकंड का एक रिबटल, उसके बाद मैं सीधे नोएल विक्टर के पास लखनऊ जाऊंगा। मैं एक आवाज जगतार सिंह बाजवा साहब को और सुनवाना चाहता हूं जनता की। नलिन कोहली जी। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, मैंने तर्क रखे और मुझे अफसोस इसी बात का है कि विभाकर शास्त्री जी ने उसे व्यक्तिगत टिप्पणियों के साथ जोड़ दिया, क्योंकि बड़े तर्कों के साथ वो बहस पहले कर रहे थे। लेकिन मुझे लगा शायद उनकी शक्तिपीठ को मैंने जो हल्का सा छेड़ दिया, तो उनको अपना काम करना पड़ा एक प्रवक्ता के रूप में। और ठीक है, मेरा कोई कंप्लेंट नहीं है उससे। आपकी जनता जो देख रही है वो तय करेगी कि इसका तर्क भारी है। ठीक है, मैं सीधे यहां से नोएल विक्टर के पास चलता हूं लखनऊ में। नोएल, क्या कहते हैं, किसान आंदोलन वापस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या बैठे रहना चाहिए किसानों का? आपका क्या मत है? इसको लेना बिल्कुल ही निंदनीय है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कांग्रेस और बीजेपी। हमें बीजेपी और कांग्रेस के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमको अपने देश की बात करनी चाहिए। जो किसान, जो हमारे भाई जो भूमि पे खड़े होते हैं, रात दिन खड़े होकर अपनी भूमि पे जोताई करते हैं, उसको देखना चाहिए। मैं आपको बता दूं, 4 चीजों पर प्रोटेस्ट हुआ था। फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस, फार्म सर्विस एक्ट 2020, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, एसेंशियल कमोडिटी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत लंबे विजन से देखा था, जिससे कि मिडिल मैन, कई गवर्नमेंट्स आई पहले भी, लेकिन किसी ने मिडिल मैन को हटाने की कोई बात नहीं गई। तो हम अपने मोदी जी का धन्यवाद करते, प्रधानमंत्री जी का, जिनने इतना बड़ा साहसी कदम उठाया।
और मिडिलमैन तो वापस आ गए भाई, कानून वापस हो चुके हैं। नोएल क्या बात कर रहे हैं आप, कानून तो वापस आ गए, मिडिलमैन फिर वापस आ गए। सीधे चलता हूं कृष्णवीर चौधरी जी के पास। कृष्णवीर चौधरी जी, कंफ्यूजन कहां है? क्या ये आंदोलन अब एक राजनीतिक आंदोलन बन गया है, आपको क्या लगता है? दीपक जी, मैं 1 मिनट लूंगा आपसे बस। हमारे मित्र कह रहे थे कांग्रेस से कि कांग्रेस किसानों की बहुत हिमायती है। पहली बात तो ये है कि आंदोलन जो हो रहा है उसमें वामपंथी भी हैं, कांग्रेस भी है, समाजवादी भी हैं, और ये पूरी तरह राजनीति से पोषित और प्रेरित है। मेरा सवाल ये है कि अगर कांग्रेस ने इतनी अच्छी नीतियां बनाई इस देश में, तो इस देश के 4 लाख गरीब किसानों ने आत्महत्या क्यों की? ऐसी मित्रता किस काम की? दूसरा मेरा एक सवाल है कि मध्य प्रदेश में किसानों के जमीन के मामले पे दिग्विजय सिंह ने 27 किसानों को गोलियों से भुनवा दिया, तो ये तो बहुत बड़ी मित्रता निभा रही है कांग्रेस पार्टी। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि जो 86% गरीब किसान है इस देश में, जिसकी जोत 2 एकड़ से कम है, उसका शोषण जो बिचौलिया कर रहे थे, उन बिचौलियों के साथ कांग्रेस जो है इतने लंबे समय से खड़ी है और आज भी उन्हीं के साथ हो गई। तो ऐसा क्यों? इसके बाद मेरा सवाल 1 मिनट पंजाब से संबंधित है। पंजाब में आपकी सरकार चल रही है और उसमें वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में 5 लाख रुपए जुर्माना और साथ में 3 साल की जेल का प्रावधान है। आपने इतना अच्छा काम आज तक देखा ही नहीं कहीं। और आप ये बताइए कि एमएसपी पर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे अभी, तो इन्होंने हमारे दबाव में एक कानून बनाया था एमएसपी पर, और उसमें उन्होंने एक पेनल्टी और पनिशमेंट क्लॉज का प्रावधान किया था। आप गहराई से सोचिए, आपकी सरकार है। मैं वहां मीटिंग में कह के आया अहमदनगर में किसान समाज की कि मैं महाराष्ट्र सरकार से मांग करता हूं कि उस बिल को लागू करे। आपकी सरकार ने लागू नहीं किया, बल्कि उसका विरोध करवा दिया कांग्रेस पार्टी ने वहां। तो इतने अच्छे रिश्ते और इतने किसानों के हमदर्द, इसीलिए किसान इस देश में मरा है, इसीलिए किसान नीतियां इतनी अच्छी थी। अच्छा, अरे अगर चौधरी साहब मुझे ये बताइए, आप किसान जो 20 सालों से बाजार खोलने की मांग हो रही थी हम लोगों की कि बिचौलियों से बचाइए। मनमोहन सिंह जी कह रहे थे बिचौलियों से बचाएंगे, शरद पवार कह रहे थे बिचौलिए शोषण कर रहे हैं, और आज उन्हीं कानूनों के लिए आज इतना वो सब किया, और आप कह रहे हैं कि किसानों के हित में। क्यों गरीब किसानों के शोषण करने वालों के साथ खड़ी है कांग्रेस? मुझे दुख होता है ये कहते हुए। ठीक है, मैं विभाकर जी से जवाब लूंगा, लेकिन मैं जगतार सिंह जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। 86% किसान ऐसा है जिसकी जोत 2 एकड़ से कम की है। एमएसपी सिर्फ उन किसानों को मिलती है जो बड़े किसान हैं, जो लाखों क्विंटल, हजारों क्विंटल, सैकड़ों क्विंटल गेहूं, धान, मक्का आदि उगाते हैं। उन 86% किसानों का क्या उन 86% किसानों का इस एमएसपी का लाभ मिलेगा? और मिलेगा तो कैसे मिलेगा, मुझे बता दीजिए। जब आपकी मंडियां चलेंगी और मंडियों में बिकेगा तो उनको लाभ मिलेगा। जब आप मंडियां ही खत्म कर दोगे, आप कह रहे हो कि उनको छोटे किसानों को लाभ कैसे मिलेगा? अरे मंडियों में तो छोटे किसान को ही तो बेचारे को लाभ मिलता है, उसको आप बंद करने की जो योजना बना रहे हो, तो कहां से सोच रहे हो? ये भारतीय जनता पार्टी का एक सीधा सा पैटर्न है कि अलग अलग करो, हर चीज को अलग अलग करो। अरे भी बड़ा बोरा या छोटा बोरा, वो तो गेहूं रहा होगा ना, धान ही तो बोरा होगा। आप धान का रेट तय कर दो, छोटा लेके जाएगा उसे भी उतना मिलेगा, बड़ा लेके जाएगा उसे भी उतना मिलेगा, और बड़े हैं ही कितने। ये सारी चीजें जो हैं बिल्कुल भ्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्तागण कह लो या ये मीडिया के माध्यम से भ्रामक बातें की जाती हैं। अब बड़ा हो या छोटा हो, जो रेट होगा वही तो रेट मिलेगा बाजार में, और वही हम किसान मोर्चा कह रहा है कि आप एमएसपी तय कर दीजिए। और दूसरा मैं इसमें एक विषय ये कहना चाहता हूं कि दीपक जी, ये जो आपने सवाल बनाते हैं कि साहब किसान आंदोलन वापस हो जाना चाहिए, और आप पूछ रहे हैं फोन करके, इसके साथ ये भी जोड़ो ना कि किसान आंदोलन वापस हो जाना चाहिए। जो शहीद किसान हुए हैं उनका कुछ सोचा जाना चाहिए या नहीं चाहिए? जो 50,000 से ज्यादा मुकदमे हुए हैं वो वापस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? एक दोषी मंत्री को, जो मर्डर का 5-5 लोगों को कुचलकर जिन्होंने मारा है, 120B के दोषी हैं, वो रहने चाहिए मंत्रिमंडल में या नहीं रहने चाहिए? ऐसे सवाल भी आपको जरूर तैयार करने चाहिए। बिल्कुल पूछूंगा, अगले दर्शक से यही सवाल
पूछूंगा, आप चिंता मत करिए। लेकिन जो बेसिक इशू ये था कि आप लोगों का पहले दिन से कहना था आप 3 कृषि कानून वापस लो, बाकी बातों पर बात हो सकती है। जब बातचीत के लिए सरकार तैयार है, बातचीत के लिए सरकार रेडी है, तो फिर उसके बाद किस बात का लंगा। गुरुप्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कहा यह जा रहा है कि जो संवाद, और इस बीच में बता दूं आपको, विभाकर जी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, अनुराग भदौरिया जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अनुराग जी, आपका भी स्वागत है। आशुतोष भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गुरुप्रकाश जी, क्यों ना एक स्ट्रक्चर्ड डायलॉग होता, उसके अंदर प्रधानमंत्री विड्रॉल की घोषणा करते, क्योंकि अब तो कंफ्यूजन और फैल गया है, रायता और फैल गया है। नहीं, ऐसा नहीं है दीपक जी, ऐसा कतई नहीं है। और आप ऐसा कैसे कह सकते कि स्ट्रक्चर्ड डायलॉग नहीं हुआ है? बिना चर्चा के, बिना समावेशी विमर्श के ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपको, सरकार और लोकतंत्र, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐसा कहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख आया है। वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं, पंजाब में लंबे समय तक उन्होंने शासन किया है। और जब उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में सभी स्टेक होल्डर होते हैं और सभी स्टेक होल्डर से बात करके, चर्चा करके ये निर्णय लिया गया, जिसका सबने स्वागत किया है। तो हम तो ये बताना चाहते हैं आपको कि पिछले 7 वर्षों में एमएसपी पे जितना हल्ला हो रहा है, पिछले 7 वर्षों में एमएसपी जितना एनडीए की सरकार ने दिया है, आप उठा के देख लीजिए। मैं बता सकता हूं आपको, धान हो, गेहूं हो, हर एक अनाज पे 7 गुना से लेकर के 50 गुना तक, दाल का, यहां बैठे हैं संयुक्त किसान मोर्चा के लोग भी, वो बता देंगे। कृषि बजट कितना होता था यूपीए के समय, पूछना चाहता हूं, मात्र 23,000 करोड़। आज कितना है? 1.25 लाख करोड़ है। तो आप हमारी प्रतिबद्धता पूछते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। छोटा किसान, बड़ा किसान, बीच का किसान, सब देश की शान, हम तो सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है, जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात हो, मैं तो यहां बिहार में बैठा हूं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मजाक उड़ाया गया कि बस 2,000 दे रहे हैं, बस 6,000 दे रहे हैं। 1995 से लेकर के 2013 तक 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की थी। उसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? इसलिए राजनीति में उलझने का मतलब नहीं है। हमारा स्टैंड स्पष्ट है, सरकार का स्टैंड स्पष्ट है। हमने कोशिश की, बहुत सारे किसान माने, कुछ किसान नहीं माने, लेकिन वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे बहन हैं। आपको साथ आकर के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक कमेटी बनेगी, एक कमेटी का गठन होगा जहां कृषि अर्थशास्त्री होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, केंद्र सरकार के लोग होंगे, प्रांत के सरकार के लोग होंगे और किसान संगठन के लोग होंगे। आइए चर्चा करते हैं। लोकतंत्र में चर्चा, लोकतंत्र में विमर्श सबसे महत्वपूर्ण है और लोकतंत्र में चर्चा का स्थान सर्वोपरि होता है। हमारे संविधान के निर्माता भी यही कहते थे। बाबा साहेब अंबेडकर ने यह कहा था कि लोकतंत्र की नींव चर्चा पे रखी गई है, संवाद पे रखी गई है, विमर्श पे रखी गई है। हम खुला स्वागत देते हैं। आपका डिमांड था कि तीनों कानून, अब फिर आप बीच में बोल रहे हैं, नहीं, ये गलत बात है। बीच में बोलना ठीक नहीं है ना साहब। आप चर्चा करिए। आपने बोला, अभी हमने आपको सुना, चर्चा इसको कहते हैं। आपकी बातों को हमने सुना, हमने नोट किया, अब इसको संस्थागत करते हैं ना, एक स्ट्रक्चर के तहत, जैसा दीपक जी कह रहे हैं, एक कमेटी बनेगी, विधिवत रूप से टाइम बाउंड कमेटी बनेगी, एक टाइम बाउंड कमेटी बनेगी। आप फिर बीच में बोल रहे हैं, देखिए ये ठीक नहीं है। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, हम आपका बहुत, और हमने क्या, अब प्रधानमंत्री जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है साहब की कमेटी बनेगी, अब इसमें झूठ की क्या बात है? अब हम ये झूठ बोल रहे हैं कि हमने 5 गुना बजट बढ़ाया किसान का। कृषि बजट 5 गुना है कि नहीं? आप मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए, आप मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब फिर आप ये ऐसे चर्चा नहीं होता, ऐसे चर्चा नहीं होता। आप मुझे एक बात बताइए, 2014 में कृषि बजट क्या था? 2014 में कृषि बजट कितना था साहब, बताइए ना आप। मात्र 23,000 करोड़। मैं बता रहा हूं आपको, 5 गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना हो, मैं हर बात में होता आपको, हर मापदंड पे, हर पॉइंट पे आइए ना, डिबेट करते हैं, आइए ना चर्चा करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जब कहा, पूरी विनम्रता से कहा है, उन्होंने कहा है कि मेरी तपस्या। कृष्णवीर जी ने कई सारे सवाल उठाए थे और आप गुरुप्रकाश जी के भी सवाल का जवाब देना चाहेंगे कि 5 साल में उन्होंने 5 गुना कर दिया कृषि बजट, और एमएसपी से खरीद कृषि बजट से ही तो होगी। ये सवाल मेरे लिए है? जी जी बिल्कुल विभाकर जी। आपकी आवाज, हेलो, आपकी आवाज। बीजेपी के प्रवक्ता का दावा है कि पिछले 5 सालों में उन्होंने 5 गुना कर दिया कृषि बजट, और ये तमाम चीजें एमएसपी से खरीद में ही जा रही हैं। तो किसानों के लिए तो हर साल उन्होंने बजट बढ़ाया है। दीपक भाई, किसानों को आंदोलन जीवी किसने कहा था? किसानों को आंदोलन जीवी किसने कहा था दीपक भाई? इसका जवाब चाहिए बीजेपी की प्रवक्ता से मेरे को, कि किसानों को आंदोलन जीवी किसने कहा था। इसका जवाब दे वो।
5 साल में उन्होंने एमएसपी बढ़ाई, 5 साल में जो यूरिया और जो खाद के दाम बढ़ाए वो 50 किलो का कट्टा आता था 45 किलो का हो गया। तो ये सब विवाद की बातें। लेकिन मुझे ये जवाब दे कि आंदोलन जीवी किसानों को किसने कहा था? प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था ना पार्लियामेंट के अंदर। इसका जवाब दे गुरु प्रसाद जी। ठीक है, गुरु प्रकाश जी से सवाल पूछ लेते हैं। गुरु प्रकाश जी जवाब दीजिए। देखिए गुरु प्रकाश, मैं गुरु प्रकाश हूं, गुरु प्रसाद नहीं हूं, पहली बात। और अगर कहा आंदोलन जीवी तो प्रधानमंत्री जी ने क्षमा भी मांगा। आपके नेताओं ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा है, आपने आज तक क्षमा मांगा है क्या? देश के 130 करोड़ हिंदुओं को आपने अपमानित किया है बार बार। 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं के स्वाभिमान के साथ आपने अपमानित किया। आपने माफी मांगा है क्या? आप बोलते हैं और फिर आप हिंदुओं को अपमानित करो, आप हिंदुओं को अपमानित करो। आपके नेता सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह, ये चाहे कुछ भी बोले, ये चाहे कुछ भी बोले, ये गलत बात है। अगर मैं जाऊं इस बात पे, प्रधानमंत्री जी माननीय बीजेपी के विशाल हृदय का परिचय दिया है। आप जो प्रधानमंत्री जी ने विशाल हृदय का परिचय दिया। प्रधानमंत्री जी हर क्या विशाल हृदय का परिचय दिया है? आप कह रहे 130 करोड़ जनता को आप वायदा करते हैं कि 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। कहां मिली? 15 लाख रुपए आएंगे, कहां मिले? आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब अब जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली है। भाकर जी देखिए, ये पुराना नैरेटिव चला रहे हो। जनता की आंखें खुल गई हैं। आप लगता है तैयारी करके नहीं आए हैं। आप तैयारी करके नहीं आए हैं। जुमले की पार्टी है। आप तैयारी करके नहीं आए हैं। 30 करोड़ लोगों ने मुद्रा का लोन लिया है। 30 करोड़ लोगों ने मुद्रा का लोन लिया है, स्वरोजगार है। 30 करोड़ लोगों ने मुद्रा का लोन लिया है, स्वरोजगार पे हैं। आप तैयारी करके आइए पहले। 30 करोड़ लोगों ने मुद्रा का स्वरोजगार का चल रहा है, स्टार्टअप चल रहा है। आपको हजारों से स्कीम दे सकता हूं। दिवाकर शास्त्री जी, इस देश की जनता के विवेक पर भरोसा रखो। इस देश की जनता के विवेक पर भरोसा रखो। 2014, 2017, 2019 भारत की जनता ने मोदी जी पर भरोसा किया है। इस प्रकार से बहस में नहीं करूंगा, मैं आपको बता रहा हूं। बात मत करिए आप। मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ और सीधे अनुराग भदौरिया जी के पास चलता हूँ। अनुराग भदौरिया जी, सबसे ज्यादा बल किसान आंदोलन को मिला है तो विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टी से मिला है, यानी उत्तर प्रदेश चुनाव तक किसान आंदोलन चलता रहेगा, क्योंकि इससे आपको चुनावी फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूर्वी में भी। मुझे तो आज एक बात की बहुत खुशी है और मुझे लगता है कि किसानों को भी खुश होना चाहिए, हिंदुस्तान के लोगों को भी खुश होना चाहिए। और दीपक जी आप भी खुशी मनाइए, लड्डू बांटिए कि चलो भारतीय जनता पार्टी वाले किसान को भाई बहन तो समझने लगे, नहीं तो उन्हें आतंकवादी, उन्हें खालिस्तानी, चोर, डकैत, मवाली, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। आज वो उनको भाई बहन बोल रहे हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि हिंदुस्तानी किसान उनको अपने भाई बहन तो नजर आए, वो तो आतंकवादी हो गए थे। और प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बहुत बधाई। आपने कहा कि विपक्ष के लोग इनके साथ खड़े थे, इसके मतलब जब आपने बिल वापस लिया तो हम सही चीज के लिए खड़े थे ना। इसीलिए हम आपसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, समाजवादी हमेशा सही चीज के साथ खड़ा होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं देख पाती है। आज भी हम आपसे कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी इस देश में ज्यादा है, अगर आपने नहीं कंट्रोल की तो सरकार आपकी जा रही है, मान लीजिए। आपसे कह रहा हूं कि आज भी यहाँ महंगाई, बेरोजगारी से आत्महत्या हो रही है, आप मानने को तैयार नहीं है। हम आपसे कह रहे हैं कि यहाँ जरूरतों के सामान की कीमतें बढ़ गई है। हम आपसे कह रहे हैं कोविड काल में यहाँ लोगों की मौतें हुई हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था टूट चुकी है। हम आपसे कह रहे हैं कि आपने आपस में, आपकी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने भाईचारा खत्म किया है। आप इसको भी मानेंगे एक दिन। ठीक है, जवाब लेते हैं। गुरु प्रकाश जवाब देना चाहते हैं। गुरु प्रकाश जी, आप पर आरोप लगाया कि आपने अलग अलग विभूषणों से अलंकृत किया किसानों को। आपने गुंडा कहा, आपने कभी कुछ और कहा, कभी कुछ और कहा। तो ये कह रहे हैं कि हमको तो खुशी हो रही है कि आप किसानों को भाई बहन कह रहे हैं। क्या आपकी पार्टी ने किसानों को बदनाम नहीं किया इस आंदोलन के दौरान? कुछ तो इनको समझ में आई कम से कम, तो सोचे इन पे कैसे यकीन किया जाए। नहीं देखिए, कभी भी विधिवत रूप से किसी आधिकारिक नहीं अनुराग भाई देखिए, ये गलत बात है। अनुराग भाई, आप समाजवाद का पाठ पढ़ाते हो, आप समाजवाद का पाठ पढ़ाते हो और दूसरे को बोलने का मौका नहीं देते हो। किस पे यकीन करें बताइए दीपक जी, किस पे यकीन करें? या कलराज मिश्रा जी पे यकीन कर ले, कह रहे कि नहीं देखिए, ऐसा है अनुराग जी, राम मनोहर लोहिया जी को पढ़िएगा जरा।
अनुराग भैया देखिए, राम मनोहर लोहिया जी को पढ़िएगा एक बार। राम मनोहर लोहिया जी स्वभाव से विनम्र व्यक्ति थे, जब दूसरे बोलते थे वो सुनते थे, तो जरा सुनने का भी आदत डालना चाहिए। महंगाई की बात करते हैं आप, महंगाई कैसे मेजर होता है अनुराग भाई? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसमें मेजर होता है। यूपीए के पहले 7 वर्ष में कितना था? 11.5% था। एनडीए के 7 वर्ष में कितना है? 4.5% है। तो लोगों के विवेक पे भरोसा करिए, देश की जनता के विवेक पर भरोसा करिए। अब यही बात होती है, फिर निराधार आरोप मत लगाइए। आंकड़ा है तो बात करिए, आंकड़ा है तो बात करिए, बिना आंकड़ा के बात मत बोलिए। बिना आंकड़ा के बात करते हैं, बिना आंकड़ा के बात करते हो आप। अनुराग जी ऐसे तो ये ऐसे चर्चा नहीं होती। अब आप बोलेंगे, मैं बोलूंगा। नहीं देखिए, अब आप देश की जनता को सुनने तो दो। जी भी बैठे हुए हैं, कृष्णवीर चौधरी जी भी बैठे हुए हैं। आप सबकी बैटिंग अकेले ही कर जाएंगे। ऐसा तो बचपन में होता था क्रिकेट में। सबकी बैटिंग ना करिए, सबको बोलने दीजिए। गुरुप्रकाश जी कंक्लूड करिए प्लीज। नहीं, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, और मैं तो ये बोल भी नहीं रहा हूं। आज देश में 116 करोड़ टीका लग चुका है। अनुराग भैया भी लगवा लिए होंगे। इनके नेता बोले थे बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, इसलिए उस पर जाने का मतलब नहीं है। आज देश का किसान खुशहाल किसान है, और यही कारण है। 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, और याद रखिएगा आप लोग, 2019 में मोदी जी को 4 करोड़ अधिक वोट आए थे। 4 करोड़ अधिक वोट आए थे मोदी जी को। मोदी जी के नेतृत्व पे, मोदी जी के नीतियों पे भारत के लोगों ने पुनः भरोसा जताया था। और निश्चिंत रहिए, 2022 में पुनः भरोसा जताएगी, 2024 में पुनः भरोसा जताएगी। मुझे इस देश के जनता के विवेक पे पूरा भरोसा है, इस देश के लोकतंत्र पे पूरा भरोसा है। और वो जो बोलते हैं वही तय होता है। मापदंड आप नहीं तय करिएगा, प्रमाण पत्र आप नहीं दीजिएगा। देश का किसान देगा, देश का मजदूर देगा, देश का श्रमिक देगा, देश का युवा देगा। और वो देख रहे हैं, देश की महिलाएं, देश के दलित आज मजबूती से मोदी जी के साथ खड़े हैं। तो उसका कारण है हमारे प्रधानमंत्री विनम्र हैं, हमारे प्रधानमंत्री सहिष्णु हैं, और लगातार हम जैसा कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारी प्राथमिकता है। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो, सब देश के नागरिक हैं, सबका सम्मान है। और लगातार हम इस दिशा में आगे भी अपने मार्ग को प्रशस्त करते रहेंगे। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं यहां से सुरेंद्र सिंह राजपूत जी के पास। राजपूत जी, क्या आपको भी लगता है कि यूपी चुनाव जब तक नहीं, किसानों की घर वापसी नहीं? देखिए दीपक भाई, ये बहुत ही अन्यायपूर्ण रवैया है किसानों के मुतालिक, जो लोग ये कहते हैं कि किसान आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन है। सच बात यह है कि पहले तो मैं लखनऊ की सरजमीन पर आए हुए सारे किसानों का हम लोगों ने हार्दिक अभिनंदन किया, वंदन किया, और यही काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी करना चाहिए था। उन्हें पानी पिलाना चाहिए था, खाना खिलाना चाहिए था। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री का ये क्षेत्र है, सॉरी डिफेंस मिनिस्टर का ये क्षेत्र है, उन्हें उस पंचायत में चला जाना चाहिए था। आंदोलन आज ही खत्म हो जाता। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रवक्ता पढ़े लिखे होने के नाम पर, दूसरों को पढ़ाने के नाम पर आंदोलन को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और यह अपमानित करना आंदोलन को कहीं ना कहीं किसानों के हृदय में छुरी चलाने जैसा है। कहते हैं ना कि भाजपा इस कदर किसान पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मेदान करती है, और हर चीज में इन्हें चुनावी एजेंडा नजर आता है, इनके दोस्तों को चुनावी एजेंडा नजर आता है। अरे भाई, अगर चुनावी एजेंडा भी है तो जितनी बातें आज राकेश टिकैत कह रहे हैं या संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है दीपक भाई, उन सारी बातों की तो सहमति एमएसपी को छोड़ करके आप ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता दे चुके हैं पहले 11 राउंड की बात में। अब क्यों पीछे हट रहे हैं? उनको लिख करके ही तो देना है। पंचायत में जाना ही तो है प्रधानमंत्री को, एक मरहम ही तो लगाना है मुख्यमंत्री को, एक मरहम ही तो लगाना है राजनाथ सिंह जी को। आप इस तरीके से आंदोलन को अपमानित और बदनाम मत कीजिए राजनीति के नाम पर। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है। एक बात। दूसरी बात, अभी एमएसपी की बात हो रही थी। भाई, एमएसपी की कानूनी गारंटी हमने नहीं कही, एमएसपी की कानूनी गारंटी तो नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं लिख करके दी थी 2012 में। तो जब 2012 में मुख्यमंत्री थे वो, तो आप एमएसपी की कानूनी गारंटी दे रहे थे, तो आज दे दीजिए, कौन रोक रहा है? पराली वाला, बिजली का बिल वाला, ट्रैक्टर वाला, फार्म इक्विपमेंट वाला, उस पर तो सब आप पहले से लिखित रूप में तैयार हैं, खाली लिख करके ही देना है। अब कृष्णवीर सिंह चौधरी जी कह रहे थे कि 70 सालों में क्या हुआ। अरे कृष्णवीर सिंह चौधरी साहब, बलराम जाखड़ के साथ रह करके 70 सालों में आपने क्या क्या कराया है और क्या क्या किया है, यह किसी दिन एक अलग बहस का विषय हो जाएगा। आज आप भारतीय जनता पार्टी के ओहदेदार हो गए तो किसानों को बदनाम करने पे तुले हुए, उचित नहीं है।
तीसरी बात अभी गुरु प्रकाश जी ने कही कि साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिखा, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह का सारा लिखा आपने माना है? बिल्कुल ओहदेदार हैं आप, जिम्मेवारी से कहता हूं, आएंगे, लेकिन और आप सुरेंद्र जी मैं सीधा चलता हूं संगीत रागी जी के पास, आपका जवाब लेता हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर किसान आंदोलन को बदनाम कर दिया, जानबूझकर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश नहीं हो रही है संगीत रागी जी बीजेपी की नेताओं की तरफ से? दीपक जी, मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं एक विश्लेषक के तौर पर मैंने आपसे पूछा है, क्या आपको यह महसूस होता है, क्या आपका विश्लेषण ये कहता है? देखिए, जो ताकतें इस आंदोलन के पीछे थीं वो सरकार से पहले दिन से सरकार यदि कुछ भी कर लेती वो समझौता नहीं होने देते। इस आंदोलन में सीपीआई के लोग थे, सीपीएम के लोग थे, जो है योगेंद्र यादव जैसे लोग थे जो सोशल मीडिया से लेकर के हर प्लेटफॉर्म पर मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ घृणा बोलते हैं। इस आंदोलन में इसमें कोई दो राय नहीं है कि आंदोलन को बाहरी तत्वों के द्वारा सहयोग मिला और हर व्यक्ति स्वतंत्र है आपके बारे में जिक्र करने के लिए। यदि कोई किसी को कुछ बोला है, यदि खालिस्तानी बोला है, तो वो उस आंदोलन में जुड़े हुए सारे किसानों के लिए नहीं है। नहीं, हम नहीं मानते, किसान हमारे लिए अन्नदाता है, हमारा न्यूज़ नेशन का व्यू बड़ा साफ है इस पर। एक मिनट, जस्ट एक मिनट, दीपक जी मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। यदि उस आंदोलन के पीछे कांग्रेस थी तो थी। राकेश टिकैत जो है वो खुद कांग्रेस के नेता के तौर पर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों में जब हिंदुओं की बेटी बहुओं का इज्जत लूटा जा रहा था तब राकेश टिकैत कहाँ थे? तब तो घर के अंदर बंद हुआ करते थे, तब तो बाहर आए नहीं करते। जहाँ तक 70 साल का सवाल है तो इस देश का कायाकल्प तो पंडित नरसिंह राव जी ने किया। गांधी परिवार जब तक सत्ता में रहा तो हिंदू ग्रोथ रेट चल रहा था 3%, 4%, 5% यही चल रहा था। यदि किसानों के घरों को यदि बिजली दे दी गई होती, इतनी सुविधाएं दी गई होती तो ये देश तो बहुत ही खुशहाल रहता। लेकिन इतने बड़े वादे पंडित नेहरू से लेकर के राजीव गांधी तक सारे लोगों ने वादे दिए, लेकिन उनको आप जरा गांव को आप जा कर के देखिए उनकी क्या खुशहाली है। जो भी खुशहाली आई है पोस्ट लिबरलाइजेशन आई है, नहीं तो भारत को दरिद्रता में झोंकने का पाप तो गांधी परिवार ने किया, नेहरू ने किया। यहाँ की जो समेकित राष्ट्र की जो ऊर्जा थी उसको कभी प्रस्फुटित होने ही नहीं दिया। तो ये एक अलग बहस का मुद्दा है। सवाल ये है कि क्या यहाँ से आगे क्या? तो मुझे एक ही चीज़ महसूस होता है कि इस आंदोलन के सहारे इस देश में अराजकता फैलाने की कई ऐसे तत्व थे जो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, मैं आपको यहीं रोकूंगा क्योंकि मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है। संगीत रागी जी, सेकंड राउंड में आप अपनी बाकी बात कहेंगे। मैं इसके बाद सुरेंद्र सिंह राजपूत जी के पास जाऊंगा, उनका हाथ भी उठ रहा है। लेकिन गणेश दत्त शर्मा सहारनपुर से मेरे एक दर्शक गणेश दत्त शर्मा जी जुड़े हुए हैं। गणेश दत्त जी, बाजवा साहब का सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। मेरा भी यह सवाल है कि क्या किसानों ने एमएसपी को लेकर जो मांग रखी है, गृह राज्य मंत्री को लेकर जो मांग रखी है, किसान आंदोलन के केसेस वापस लेने को जो लेकर मांग रखी है, वो उचित है? सरकार को मान लेना चाहिए उन मांगों को? बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कोई किसान की नई मांग नहीं है। इससे पहले नरेंद्र मोदी जी भी उठा चुके हैं। और मेरा मानना है कि देश का अन्नदाता है किसान, देश का स्वाभिमान है किसान। और आज खालिस्तान, बलात्कारी, मवाली बताने वाले लोग माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के, एक मिनट सुनिएगा, नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में बैठे हैं। और नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में बैठ के वो लोग आज ये कह रहे हैं, जिन्होंने मवाली बताया था, आज वो मंत्रिमंडल में है, तो किसान अपने आप को कैसे सेफ समझ लेंगे? ठीक है, मैं यहीं पर रुकता हूं गणेश जी। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद यहीं से बहस शुरू होगी। नई मांगे सरकार क्या करे, बीजेपी का उस पर क्या व्यू है और क्या
उत्तर प्रदेश चुनाव के चलते क्या अब आंदोलन को लंबा खींचा जा रहा है? उत्तर प्रदेश के चुनाव है, पंजाब के चुनाव है, उत्तराखंड के चुनाव है, सरकार एक फैसला ले चुकी है। क्या बनेगी बात किसानों और सरकार के बीच में, या पॉलिटिकल रस्साकशी चलती रहेगी? ब्रेक के बाद